Good morning, class. Today we are going to deal with the first chapter of your geography of class 10. So let's begin. This is the first chapter, resource and development. ये बहुत इजी चैप्टर है. इसमें हमें डील करना है रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं. इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में और सॉइल किस तरह से एक रिसोर्स है और इसका कंजर्वेशन किस तरह से करना चाहिए. ओके, लेट्स बिगिन. अगर आपसे पूछा जाए कि रिसोर्सेज क्या है, तो एज इट इज displayed here, everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, can be termed as resources. हर वो चीज जो हमारे environment में present है और जो हमारी needs को satisfy कर सकती है, लेकिन कब? जब हम टेक्नोलॉजिकली उस चीज को मोड़ पाए, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इजी हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी कि जिसमें हमारा बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा पैसा जो हम उसमें लगा रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, वो चीजें वेस्ट ना हो, हमारी ज्यादा रिसोर्सेज उसके विड्रॉ में और ज्यादा ना लगे. और कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है कि किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो जगह लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इस हिसाब से नहीं हो कि आप वो रिसोर्सेज को निकाल ही ना पाए, एक्सट्रैक्ट ही ना कर पाए. मान लीजिए कोई एक लैंड है जहां पर लोगों के लिए रिलीजियसली वो इम्पोर्टेंस रखता है और उसी लैंड पीस के नीचे बहुत बड़ा रिसोर्स, मान लीजिए कोई मिनरल पाया जा रहा है, तो वो लोग जिनके लिए वो रिलीजियसली इम्पोर्टेंस रखती है पीस ऑफ लैंड, वो परमिशन नहीं देते हैं कि आप उस जगह से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए. इस तरह कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और इस तरह से मिलने वाले किसी भी चीज को हम रिसोर्स नाम दे सकते हैं. ओके ना, ये रिसोर्सेज किस तरह से काम करते हैं? आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग खुद एक अपने आप में रिसोर्स है. अब जब तक ह्यूमन बीइंग किसी भी नेचुरल चीज पर अपना ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता है, तब तक वो चीज हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनती है. फॉर एग्जाम्पल, आंधी से कोई पेड़ गिर गया. आपने देखा होगा कई बार आंधी आती है और कई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं. वो गिरे हुए पेड़ हमारे लिए किसी यूज के तब तक नहीं होते हैं जब तक हम लोग उसे अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे यूजफुल फर्नीचर्स या किसी अदर यूजेस में उसका इस्तेमाल ना कर ले. तो जब तक ह्यूमन बीइंग किसी नेचर में अवेलेबल चीज को अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसका मैन्युफैक्चर करके उसमें से अलग अलग चीजें नहीं बना लेता, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं करती है. यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स एक्ट्स और इंटरैक्ट्स विद नेचर through technology and create institutions to accelerate their economic development. अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं? नो, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट होते हैं. जब तक ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन चीजों को यूजफुल चीजों में कन्वर्ट नहीं कर लेता, ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेता, तब तक कोई भी चीज रिसोर्स नहीं बनती है. ओके ना, नाउ मूव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है इनको ब्रॉडली दो तरह से कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन. अब नेचुरल
ऑब्वियसली वो सारी चीजें जो नेचर में अवेलेबल होती है उन सबको हम नेचुरल कहेंगे। ये दो तरह से हो जाती है, एक रिन्यूएबल एंड द अदर वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है वो सारी चीजें जो एक बार यूज करने के बाद खत्म नहीं होती हैं, वो वापस अपने आप को रिन्यू कर लेती हैं। जैसे आपने वाटर देखा, विंड देखा, ये सारी चीजें एक यूज के बाद खत्म नहीं होती हैं, वापस वो रिन्यू होकर आपके पास आती है। जैसे आपने कोई पानी यूज किया, वो पानी जब आपने एक मग पानी जमीन पे डाल दिया, वो पानी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। आप फिर वाटर साइकिल के हेल्प से वो पानी वापस अर्थ पर हमारे पास आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, अपने आप को रिन्यू कर रहा है। इसी तरह से जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो कुछ रिसोर्सेज इस तरह से होते हैं कि हम उन्हें जब यूज करते हैं तो वो लास्ट लॉन्गर नहीं होते, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है जिनको हम एक यूज के बाद दोबारा यूज करने के लायक बना सकते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी दोबारा यूज नहीं कर सकते। जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं उन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिसाइक्लेबल। जैसे कुछ मेटल्स हैं, उनको हम बार बार यूज करने के लायक बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल और कोल है, जो इनको हम दोबारा यूज में नहीं ला सकते। ओके, इसी तरह से जो रिन्यूएबल है, इसको फर्दर दो कैटेगराइजेशन किया गया है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस का मतलब है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है विंड एंड वाटर का, इसका मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन में बंद कर नहीं रहते हैं। एंड जो बायोलॉजिकल है, इसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी फ्लोरा एंड फौना को कंसिडर करते हैं। Okay, now comes to types of resources. There are various types of resources, जिसमें पहला हम लेते हैं on the basis of their origin. Origin का मतलब वो किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, origin कैसे होता है। तो इसमें पहला आता है biotic resources and the second is abiotic resources. Most of you students are familiar with this word biotic and abiotic. Biotic में वो सारी चीजें जिनमें लाइफ होती है, बायो मीन्स लाइफ, तो हर वो चीज जिसमें लाइफ होगी वो बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेज में इनमें वो सारी चीजें आएंगी जिनमें लाइफ नहीं होगी। जिनमें लाइफ नहीं होती उन्हें आप कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल्स में रॉक्स हो गया, मेटल्स है, विंड है, वाटर है। अब आपने ओरिजिन के बेस पे जो भी सारी चीजें देखी है, इनमें कुछ एग्जांपल्स है बायोटिक रिसोर्सेज है, जैसे फॉरेस्ट है, सी एनिमल्स है, लैंड एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज में रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। नाउ कम्स टू ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जैसे ओरिजिन आपने पढ़ा, इस तरह से एग्जॉस्टिबिलिटी भी एक बेसिस माना जाता है जिसपे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म होने की दर। कोई भी रिसोर्स कैसे खत्म हो जाता है, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो इसमें पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल जैसे अभी आपने पढ़ा था, वो सारी चीजें जो अपने आप को रीन्यू कर लेती हैं, एक यूज करने के बाद वो अपने आप को रिन्यू कर लेंगी। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो अपने आप को रिन्यू नहीं करता। सॉरी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी उनको कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में आपने ये पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, जिसमें सारे एग्जांपल्स आपको वापस दिए गए हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इनको बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं, लगभग थाउजेंड्स समटाइम्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर देयर फॉर्मेशंस।
इनमें मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इन सबको बनने में बहुत साल लगते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल कैटेगरीज में रखते हैं। और क्यों कहते हैं नॉन रिन्यूएबल? क्योंकि ये अपने आप को वापस से रिसाइकल नहीं कर पाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म भी हो जाते हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल्स है, ये विंड एनर्जी है, और इन सभी चीजों को मेटल्स हैं और इन सबको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कोल है, हमने एक बार जलाया, उसकी एनर्जी यूज की और वो राख में कन्वर्ट हो गया, अब हम राख से वापस कोल नहीं बना सकते। इसी तरह से नेचुरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सब वन टाइम यूज है और ये एक यूज के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे आप स्टूडेंट्स का स्कूल बैग है, हर एक बच्चे के पास होता है, वो स्कूल बैग आपका अपना है, तो आपका वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में काउंट होगा। जैसे कि आपका घर है या आपकी गाड़ी है, ये आपके खुद के रिसोर्सेज हैं, इन पर किसी और का अधिकार नहीं होता, कोई किसी और की ओनरशिप नहीं होती, आपकी अपनी होती है। तो जब इंडिविजुअल पर्सन का कोई राइट होता है किसी पर्टिकुलर चीज पर या रिसोर्स पर, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाते हैं। देन कम्स कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का इस पर ओनरशिप होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, तो उस गांव में अवेलेबल कोई ग्रेजिंग ग्राउंड जहां पे जानवरों को चारा या फॉडर के लिए छोड़ा जाता है, तो वो पूरे ग्राउंड पर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ओनरशिप नहीं होता है, उसमें पूरी उस कम्युनिटी या उस पूरे गांव का ओनरशिप रहता है। देन कम्स नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे तो कंट्री में अवेलेबल सारे तरह के रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, पर जैसे रोड्स है या जो हाईवेज बनाती है गवर्नमेंट, या कोई बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाती है, रिवर्स है, जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, रेलवेज है, ये सारी चीजें नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होती हैं, जिस पर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही किसी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है, इसे पूरे नेशन के लोगों का के लिए ये बने होते हैं। इस नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इससे पहले थोड़ी सी एक बात नेशनल रिसोर्सेज में ऐड कर लीजिए। जैसे सी वाटर है, ओशन है, तो जहां पर हमारी कंट्री का लैंड खत्म होता है, जैसे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है जहां पे लैंड पार्ट खत्म हो रहा है, कोस्ट रीजन आ रहा है, तो कोस्ट रीजन से ओशन के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशन वाटर नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होता है। यानी कि हम कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स या फिर 19.2 किलोमीटर तक के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे अभी बताया आपको नेशनल रिसोर्सेज में कि मेन लैंड से या कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक हम नेशनल रिसोर्सेज काउंट करते हैं। तो कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो ओशन वाटर बचता है, उस पर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता, यानी किसी भी कंट्री के पास ये राइट नहीं होता कि आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स वो किसी भी रिसोर्स को विड्रॉ कर सके ओशन वाटर से। उस पर पूरे अर्थ या पूरे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा, जिस पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का राइट नहीं होता है। ओके, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नॉटिकल माइल्स किसे कहा जा रहा है। जैसे इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, राइट। जैसे इस वाले मैप में आप ये देखिए, जो व्हाइट लाइन दिखाई गई है, ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। ओके, इसे हम कोस्ट कहेंगे। ये जो एकदम किनारा जहां से लैंड एंड वाटर गेट्स डिवाइडेड, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कोस्ट।
इस कोस्ट से अगर हम ओशन वाटर की तरफ आते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉटिकल माइल्स। इस डिस्टेंस को हम नॉटिकल माइल्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ से लेकर के इस कोस्ट लैंड के एंड पार्ट से लेकर के 12 इतना डिस्टेंस जो कवर किया गया है, जो ये रेड डॉटेड लाइन से बताया गया है, ये नॉटिकल माइल्स आता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स या फिर 19.2 किलोमीटर्स को हम कंसिडर करते हैं नेशनल रिसोर्सेज को, और इसी जगह से 200 नॉटिकल माइल्स तक के रिसोर्सेज जो लगभग यहाँ तक आ सकता है मान लीजिए, तो इतने डिस्टेंस वाटर के अंदर अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उन पर भी हम कुछ हद तक, कंप्लीट फॉर्म में नहीं लेकिन कई हद तक हम उसका यूज कर सकते हैं। वहां पे अवेलेबल किसी भी रिसोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट 200 नॉटिकल माइल्स किसी भी कंट्री का कोई राइट नहीं रह जाता है। ओके, बेस्ड ऑन ओनरशिप आपने पढ़ा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे ये घर आपका इंडिविजुअल हो सकता है, कोई शॉप है किसी की, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है, पास्चर लैंड्स है, ये सब आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। फिर आपने पढ़ा कम्युनिटी ओन, तो जैसे स्कूल है, पार्क है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर मस्जिद है, चर्च है, ये सारे चीजें कम्युनिटी ओन्ड आती हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करके अपनी कॉपी में लिखना है कि ऐसा क्यों है। आप ध्यान से इसे रीड करिए और अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये वाला जो पार्ट है रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन का, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ध्यान से अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पहला कैटेगराइजेशन होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज का, पोटेंशियल, देन डेवलप्ड रिसोर्सेज, देन वी हैव स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। ओके, द फर्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर पूरी तरह से सर्वे किया जा चुका है, हमें अच्छे से पता है कि अर्थ में वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कौन सी क्वालिटी में अवेलेबल है, और हमारे पास उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से अवेलेबल है। जो ऐसे रिसोर्सेज जितनी भी तरह के आएंगे वो सब डेवलप्ड रिसोर्सेज में कैटेगराइज हो जाएंगे। इनको हम अभी करंट सिचुएशन में यूज भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनके हिसाब से हम इन सभी रिसोर्सेज को यूज करते हैं जो डेवलप्ड रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जैसे आप एक ये वर्ड पकड़े पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल मतलब किसी में बहुत क्षमता होना। क्लियर? तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन हम उनका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने उतने जो साधन हैं जो उनको डेवलप कर सकते हैं वो अभी तक हमारे पास पूरी तरह नहीं आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया है गुजरात एंड राजस्थान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम वहाँ पर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी या हम इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हम उस चीज़ को बहुत इजीली सेटअप कर पाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टॉक। अब आप स्टॉक एंड रिजर्व्स में क्लियर हो जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या होता है। स्टॉक एंड रिजर्व्स नियर अबाउट सेम साउंड करते हैं कि ये स्टॉक क्या है और रिजर्व क्या है। पहले आप स्टॉक देख लीजिए। स्टॉक का मतलब होता है कि ये वो रिसोर्सेज है जो हमारी पूरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अर्थ में अवेलेबल भी है, लेकिन उसको अर्थ से निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर अभी करंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसे निकालते भी हैं तो हम उसका बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट कर देंगे। उसको एक्सट्रैक्ट करने में,
उसको रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा पार्ट वेस्ट हो जाएगा, तो हम जितना यूज़ नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा हम वेस्ट कर देंगे। इसलिए हम ऐसे टेक्नोलॉजी के डेवलप होने का वेट कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में हो सकता है हम उसे यूज़ कर पाए, लेकिन इस समय हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका प्रॉपर यूज़ करने में हेल्प करे, इसलिए हमने उसे स्टॉक में रखा हुआ है। हम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आई है इस वक्त। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिजर्व्स। मैंने कहा था कि इन दोनों में डिफरेंस समझना। स्टॉक का मतलब है हमारे पास वो रिसोर्स हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल तो है, हम उनको यूज करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। रिजर्व्स का क्या मतलब है? रिजर्व्स का मतलब हुआ कि हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल तो है, लेकिन हम उन्हें अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमने उसे सेव करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, ताकि हम फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर पाए। जैसे आप अपनी बाइक चलाते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जगह पे जो पेट्रोल है वो रिजर्व में पड़ा होता है, यानी जब एक्चुअल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम उस रिजर्व से उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो रिसोर्सेज है उनको भी हम कुछ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज को हम रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर पाए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। बाकी चैप्टर हम अगले वीडियोस में करेंगे। अभी आप इतना समझिए और इसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।